नमस्कार दोस्तों, एथिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रोल्स की, जस्टिस की थ्योरी के बारे में। हमने डिस्कस किया किस प्रकार से रोल्स ये कहते हैं मैन एक रैशनल एनिमल है, यानी सोचने की क्षमता है मैन के पास। वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें ओरिजिनल पोजीशन में मैन इकट्ठा होते हैं जो कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे होते हैं। उन्हें नहीं पता दूसरों के टैलेंट क्या है, खुद के टैलेंट क्या है, अपने पास क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, दूसरों के पास क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैन जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसके हिसाब से 3 प्रिंसिपल्स पर सहमति बनती है। सबसे पहले प्रिंसिपल कौन सा है? मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी, यानी लिबर्टी सबसे ऊपर। दूसरे नंबर पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और तीसरे नंबर पे डिफेंस प्रिंसिपल। डिफेंस प्रिंसिपल का मतलब है समाज में वो लोग जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन से आते हैं, यानी गरीब लोग, दबे कुचले समाज के लोग, उनकी मदद की जाएगी स्टेट के द्वारा। तो ये 3 प्रिंसिपल्स रोल्स के द्वारा दिए जाते हैं। रोल्स कहते हैं ये जो प्रिंसिपल्स डिटरमाइन किए गए हैं वो एक फेयर प्रोसीजर से किए गए हैं। रोल्स कहते हैं मैंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है तभी ये 3 प्रिंसिपल निकल के आए हैं, इसलिए ये सबको एक्सेप्टेबल होंगे। ये इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था रोल्स के प्रिंसिपल्स पर 2016 में। अब हम बात करते हैं रोल्स के प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले देखो 3 लेवल पे हमें एप्लीकेशंस की बात करनी है। आपको पता है इंडिविजुअल लेवल पे, गवर्नेंस के लेवल पर, तीसरा सोसाइटी के लेवल पर या फिर जनरल कंटेक्स्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल्स के जस्टिस के प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन क्या है जनरल कंटेक्स्ट में। रोल्स क्या कहते हैं? रोल्स देखो ये कहते हैं मैंने जस्टिस के प्रिंसिपल्स को ड्रा करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया है वो फेयर है, इसलिए लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। समाज में भी देखो जो चीज़ लोगों को फेयर लगती है उस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं। काफी बार आपने एक लाइन सुनी होगी, जस्टिस ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि लोगों को लगना भी चाहिए कि जस्टिस हुआ है। इसलिए हम बात करें सोसाइटी के किसी भी प्रोग्राम में, किसी प्रोसेस में फेयर प्रोसीजर्स को फॉलो करना आवश्यक है ताकि लोगों को लगे जो कुछ हो रहा है वो फेयर तरीके से हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। अगर लोगों को ये नहीं लगेगा कि प्रोसीजर फेयर है तो फिर लोगों को उस प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं होगा। तो ये रोल्स की थ्योरी की एप्लीकेशन है जनरल कंटेक्स्ट में। अब बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे रोल्स की थ्योरी की क्या एप्लीकेशन है। एक तो देखो जो रोल्स ये कहते हैं मैन इज ए रैशनल एनिमल, यानी मैन के पास सोचने की क्षमता है तो लोगों को रैशनली और लॉजिकली बिहेव करना चाहिए। और रोल्स का तीसरा प्रिंसिपल है डिफेंस प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल कौन सा? लिबर्टी, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी। दूसरा कौन सा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तीसरा कौन सा? डिफेंस प्रिंसिपल। तो तीसरे प्रिंसिपल के अनुसार इंडिविजुअल्स को भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और समाज के दबे कुचले जो लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब तीसरा एप्लीकेशन है गवर्नेंस के लेवल पर। देखो तीसरे प्रिंसिपल में यानी डिफेंस प्रिंसिपल में सोशल जस्टिस की बात की जाती है इंडायरेक्टली रूल्स के द्वारा। और आपको पता है हमारे देश में हम कितना ज़्यादा सोशल जस्टिस पे फोकस करते हैं। संविधान के प्रियम्बल में सोशल जस्टिस की बात की गई है, आर्टिकल 38, 39 में सोशल जस्टिस की बात की गई है। सोशल जस्टिस के लिए सरकार ने समय समय पे प्रोग्राम्स लाए हैं, जैसे 5 ईयर प्लान्स। अभी भी सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो डिफेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हैं, यानी समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनका भला करने के लिए हैं। जैसे जन धन योजना, नीति आयोग के थ्रू बहुत कुछ किया जा रहा है। सरकार सिविल सर्विसेज में भी रिफॉर्म्स ला रही है ताकि सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को ठीक से इंप्लीमेंट किया जा सके। हमारे संविधान में देखो रोल्स के तीनों प्रिंसिपल्स की झलक देखने को मिलती है। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है हमारे संविधान में आर्टिकल 15 में, 16 में। और डिफेंस प्रिंसिपल यानी सोशल जस्टिस की तो बहुत सी बातें हैं, जैसे आर्टिकल 38, 39, आर्टिकल 21A। और डीपीएस में तो बहुत सारे राइट्स हैं, ना सिर्फ आर्टिकल 38 और 39, डीपीएस में तो बहुत से राइट्स हैं जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बात की जाती है गवर्नेंस के लेवल पर थ्योरी ऑफ जस्टिस किस प्रकार से अप्लाई होती है। देखो 3 तरह के जस्टिस है गवर्नेंस के लेवल पे, प्रोसीजरल जस्टिस, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और सबसे लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। यहाँ पे ओरिजिनल जस्टिस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस है। प्रोसीजरल जस्टिस की हम बात करें, जो भी प्रोसीजर या फिर प्रोसेस गवर्नमेंट के लेवल पे, गवर्नेंस के लेवल पे गवर्नमेंट फॉलो करती है वो फेयर होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया रोल्स की थ्योरी के अनुसार अगर देखो ट्रांसपेरेंसी होगी, फेयर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा तभी लोगों को ट्रस्ट आएगा कि हाँ गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो सबके लिए समान है। अदरवाइज ट्रस्ट जब नहीं आएगा तो लोगों को ये लगेगा जो एलीट क्लास के लोग हैं या फिर कुछ स्पेशल लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट में सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए स्पेशल कर रहे हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये जो चीज़ है वो आगे जाके इंस्टेबिलिटी को लेकर आती है, सोसाइटी में क्राइसिस आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोसीजरल जस्टिस में गवर्नमेंट जो भी प्रोसेस को, जो भी प्रोसीजर को फॉलो करती है वो फेयर होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट जस्टिस है रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखो जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर किसी दूसरे तरह के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में सब कुछ आ जाता है, जॉब्स आ जाती हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं, इवन स्पेक्ट्रम भी आ जाता है। इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो अंबानी के पास इकट्ठा हो जाए या फिर अदानी के पास इकट्ठा हो जाए। इन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ही लोगों के पास नहीं, कुछ ही लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन रिसोर्सेज का। ये इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तभी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना, अमीर लोगों पर टैक्स लगाती है और जो पैसा गवर्नमेंट को हासिल होता है अमीर लोगों पर टैक्स लगा के गरीब लोगों की स्कीम्स चलाई जाती है ताकि इनइक्वालिटीज कम हो। और तीसरे नंबर पे है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। जैसे देखो सिविल सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिविल सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको भी लगना चाहिए कि हमारे साथ जस्टिस हो रहा है। सिविल सर्वेंट्स को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सिविल सर्विसेज ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मतलब दूसरी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं उनको ये लगना चाहिए कि उनके साथ न्याय हो रहा है। तो जस्टिस की बात यहाँ पे गवर्नेंस लेवल पे की जा रही है, ना सिर्फ उनके लिए जो गवर्न कर रहे हैं बल्कि उनके लिए भी जिनके लिए गवर्नेंस है, समझ गए, जनता भी और जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए जस्टिस की बात की जाती है गवर्नेंस के लेवल पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल्स की जस्टिस की थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है। देखो रोल्स ने क्या प्रोसीजर अपनाया है अपनी जस्टिस की थ्योरी देने के लिए। रोल्स बात करते हैं ओरिजिनल पोजीशन में। सबसे पहले देखो इसी पर विवाद खड़ा हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन किसे माने। ओरिजिनल पोजीशन अगर हम एक पॉइंट को मानेंगे तो उस पॉइंट से पहले जो इनजस्टिसेस हुए हैं उनको काउंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। जैसे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच अभी विवाद है या फिर रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे देश में, तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को हम बहुत बार नहीं इग्नोर कर सकते और इसलिए इस बात पे विवाद होगा प्रिंसिपल्स जस्टिस ड्रा करने के लिए कि ओरिजिनल पोजीशन किसे माना जाए। और दूसरी बड़ी बात देखो रोल्स कहते हैं कि मैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जस्टिस की थ्योरी दे रहा हूं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी सोसाइटीज हैं, क्या आपको लगता है कोई एक जस्टिस की थ्योरी पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगी? कभी भी नहीं होगा। अलग अलग सोसाइटीज के लिए जस्टिस के प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं। वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से जस्टिस अलग है, चाइना के हिसाब से जस्टिस अलग है, इंडिया के हिसाब से जस्टिस अलग है। तो रोल्स का इसलिए क्रिटिसिज्म होता है, रोल्स कहते हैं मेरी थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, लेकिन कोई भी जस्टिस की थ्योरी पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं हो सकती। हर एक सोसाइटी में जस्टिस के प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है, अपनी जस्टिस की थ्योरी देने के लिए रोल्स आपको पता है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन में मैन व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे है, यानी उनको नहीं पता उनके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, क्या स्पेशल टैलेंट है और दूसरों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और टैलेंट के बारे में भी नहीं पता। लेकिन क्रिटिसिज्म यहाँ पर ये है
हमेशा उस पर्सन के ऊपर रहेगी, यानी व्हील ऑफ इग्नोरेंस एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। पर्सन अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ही तो बताएगा ना कि जस्टिस का क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। तो कहने का एसेंस ये है, रूल्स ने जो तरीका फॉलो किया है ओरिजिनल पोजीशन में मैन को व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे डाल के, ये तरीका गलत तरीका है। इस तरीके के अनुसार तो मैन को अपने बैकग्राउंड का नहीं पता है, तब वो बताता है अपनी प्रेफरेंस कि मेरे हिसाब से जस्टिस का प्रिंसिपल क्या होगा। लेकिन असल में आप मैन को उसके बैकग्राउंड से अलग नहीं कर सकते। जिस सोसाइटी में रहता है मैन, उस सोसाइटी के कस्टम्स नॉर्म्स की छाप उस मैन पर देखने को मिलेगी ही। तो अमर्त्य सेन भी क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को लेके जॉन रोल्स का। अमर्त्य सेन कहते हैं भैया आप तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात कर रहे हो, यानी आपने जो मेथोडोलॉजी फॉलो की है ये सिर्फ काल्पनिक है, हकीकत से परे है। इवन फेमिनिस्ट भी जॉन रोल्स के जस्टिस के आइडिया को क्रिटिसाइज करती है। फेमिनिस्ट कहती है जॉन रोल्स ने अपना जो आइडिया दिया है जस्टिस का, इसमें जॉन रोल्स ने कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, लेकिन वो हमेशा ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मैन का यूज करते हैं, मैन वर्ड का यूज करते हैं। वो कहीं भी सी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वुमन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो बात करते हैं हेड ऑफ फैमिलीज की, यानी हेड ऑफ फैमिलीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ज्यादातर सिचुएशन में जो हेड ऑफ फैमिलीज होते हैं मैन होते हैं, यानी फीमेल को वुमन को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है रूल्स के द्वारा अपने जस्टिस के आइडिया में। अगर वुमन ने पार्टिसिपेट किया होता इस जस्टिस की थ्योरी में, तो शायद वो डिफेंस प्रिंसिपल को, यानी तीसरे नंबर का जो प्रिंसिपल है डिफेंस प्रिंसिपल, उसको सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती। तो इस प्रकार से हमने क्रिटिसिज्म डिस्कस किया रूल्स की जस्टिस की थ्योरी का। अब हम बात करेंगे अमर्त्य सेन की जस्टिस की थ्योरी क्या है। डिटेल से हम जानते हैं अमर्त्य सेन ने क्या कुछ बोला जस्टिस के बारे में। अमर्त्य सेन क्रिटिसाइज करते हैं रूल्स की जस्टिस की थ्योरी को। सबसे पहले तो मेथोडोलॉजी के आधार पर अमर्त्य सेन कहते हैं रूल्स की जस्टिस की जो थ्योरी है वो रैशनल चॉइस के आधार पर है। अमर्त्य सेन कहते हैं सोशल चॉइस के आधार पर होनी चाहिए जस्टिस की थ्योरी। डिफरेंस क्या है सोशल चॉइस में और रैशनल चॉइस में, याद कीजिए रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स देखो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं ओरिजिनल पोजीशन, और उसमें हाइपोथेटिकल इंडिविजुअल्स के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये सिर्फ एक आइडिया है, यानी काल्पनिक बातें हैं ये सिर्फ। जबकि अमर्त्य सेन के अनुसार सोशल चॉइस में क्या होता है, रियल पर्सन रियल सिचुएशन में चॉइस मेक करते हैं कि जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। समझ गए आप। रैशनल चॉइस में क्या होता है, जो रूल्स के द्वारा कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स, यानी सिर्फ काल्पनिक इंडिविजुअल्स काल्पनिक सिचुएशन में जस्टिस के प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करते हैं। जबकि सोशल चॉइस में रियल पर्सन रियल सिचुएशन में अपनी चॉइस बताते हैं कि जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अमर्त्य सेन का ये है, रूल्स आपको याद होंगे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जस्टिस की थ्योरी देते हैं। रूल्स कहते हैं मेरी जस्टिस की जो थ्योरी है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। अमर्त्य सेन इस बात को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं रूल्स का। अमर्त्य सेन कहते हैं हम हर एक सिचुएशन में जस्टिस की एक थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जस्टिस की एक ऐसी थ्योरी जो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई हो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जस्टिस का जो फॉर्मूला है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोला जाता है अमर्त्य सेन के द्वारा। इंडिया की सोसाइटी के हिसाब से जस्टिस का फॉर्मूला अलग होगा, वेस्ट की सोसाइटी के हिसाब से जस्टिस का फॉर्मूला अलग होगा। अमर्त्य सेन ये बोलते हैं। अमर्त्य सेन एक स्टोरी की सहायता से एक्सप्लेन करते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं तीन बच्चे हैं एन बोब कार्ला, तीनों एक बांसुरी के लिए यानी एक फ्लूट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। एन का कहना है कि बांसुरी मुझे चाहिए क्योंकि बांसुरी मेरे द्वारा बनाई गई है, मैंने बांसुरी को बनाया है। दूसरी तरफ बोब का ये कहना है मैं गरीब हूँ, मेरे पास बांसुरी के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं, इसलिए बांसुरी मुझे मिलनी चाहिए। कार्ला का ये कहना है सिर्फ मुझे ही ये पता है इस बांसुरी को कैसे बजाया जा सकता है, कैसे इस बांसुरी की सहायता से प्लेजर हासिल की जा सकती है, इसलिए मुझे बांसुरी चाहिए। आप बताओ तीनों में से बांसुरी किसको मिलनी चाहिए, एन को, बोब को या कार्ला को। एन ने बांसुरी को बनाया है तो क्लेम किया जाता है बांसुरी मैंने बनाई है, मेरी है। बोब का ये कहना है मेरे पास और कुछ है नहीं जिसके साथ मैं एंटरटेन कर सकूं, तो इसलिए मुझे बांसुरी मिलनी चाहिए क्योंकि मैं गरीब हूं। कार्ला का ये कहना है अरे भैया चलानी तो सिर्फ मुझे आती है बांसुरी, मुझे ही इससे प्लेजर लेना आता है, इसलिए बांसुरी आप सिर्फ मुझे दे दीजिए। देखो एन का जो क्लेम है वो काइंड ऑफ लिबर्टेरियन क्लेम है, बोब का जो क्लेम है वो काइंड ऑफ सोशलिस्ट अप्रोच है, और कार्ला का जो क्लेम है वो यूटिलिटेरियन अप्रोच है। इस एग्जांपल की सहायता से, इस स्टोरी की सहायता से अमर्त्य सेन ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जस्टिस का कोई फार्मूला यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, यानी ऐसा कोई जस्टिस का फार्मूला हो ही नहीं सकता जो हर एक सिचुएशन में अप्लाई हो, जो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई हो। तो ये स्टोरी आप बता सकते हो जब अमर्त्य सेन की जस्टिस के कंसेप्ट के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद देखो अमर्त्य सेन क्रिटिसाइज करते हैं रूल्स को। अमर्त्य सेन कहते हैं रूल्स ने बहुत ज्यादा फोकस किया है प्रोसीजर्स पर। रूल्स कहते हैं मेरी जो थ्योरी है वो प्रोसीजरल थ्योरी है। रूल्स का ये मानना है अगर देखो एक बार हमें ये इंश्योर करना है कि जस्टिस की थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, तो वो जस्टिस की जो थ्योरी है रैशनल प्रोसीजर की सहायता से बनाई गई होनी चाहिए। समझ गए, फिर से बोलता हूं। रूल्स कहते हैं अगर किसी जस्टिस की थ्योरी को रैशनल प्रोसीजर की सहायता से बनाया गया है तो वो जस्टिस की थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो सकती है। मतलब अगर कोई थ्योरी रैशनल प्रोसीजर की सहायता से बनी है तो वो थ्योरी कैसी भी हो जनता उसे एक्सेप्ट कर लेगी। और रूल्स क्या कहते हैं मेरी जो मेथोडोलॉजी है, मैंने अपनी मेथोडोलॉजी से जो थ्योरी दी है जस्टिस की, वो एक रैशनल प्रोसीजर है, यानी लोग इस थ्योरी को मानेंगे, ऐसा बोला जाता है रूल्स के द्वारा। लेकिन अमर्त्य सेन कहते हैं रूल्स कुछ ज्यादा ही फोकस कर देते हैं प्रोसीजर्स पर। एग्जांपल दिया जाता है अमर्त्य सेन का यहाँ पे महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच जो डायलॉग होता है, कृष्ण डिफरेंस क्रिएट करते हैं नीति और न्याय के बीच। भगवान कृष्ण का कहना है कई बार न्याय के लिए नीति को भी इग्नोर करना पड़ता है। इसके अलावा अमर्त्य सेन गौतम बुद्धा के विचारों से भी प्रभावित है। बुद्धा ह्यूमन सफरिंग्स को मिनिमाइज करने की बात करते हैं। बुद्धा कहते हैं ह्यूमन सफरिंग्स जो है, मानव का जो दुख है वो कम से कम होना चाहिए, इस बात पर जोर देते हैं बुद्धा। अमर्त्य सेन भी यही कहते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं जस्टिस का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए ह्यूमन सफरिंग्स को, यानी मानव के दुख को कम से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। लेकिन प्रताप भानु मेहता क्रिटिसाइज करते हैं अमर्त्य सेन की थ्योरी को। प्रताप भानु मेहता कहते हैं अमर्त्य सेन की जो थ्योरी है वो प्रोसीजर्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। प्रताप भानु मेहता का कहना है अमर्त्य सेन की जो थ्योरी है वो अंडर थोराइजेशन से सफर करती है, यानी किसी न किसी प्रकार का प्रोसीजर जरूरी है, किसी न किसी प्रकार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जरूरी है। आप पूरी तरह से प्रोसीजर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो हम अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात करते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं देखो सबको बुक्स देने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं उनको आप बुक्स दोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उन बुक्स को पढ़ ही नहीं सकेंगे। उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उन बुक्स को पढ़ के किसी एग्जाम को क्लियर कर सकें, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। स्टेट जब उन लोगों की कैपेबिलिटी एनहांस करेगा तभी उनको बुक देने का फायदा होगा। आप देखो यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो, सब्सिडी स्कीम्स सरकार चलाती है, सरकार गरीब लोगों को बहुत सारी सब्सिडी देती है, लेकिन अगर सरकार उन्हें कैपेबल बनाए तो बार बार सब्सिडी देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सरकार उन्हें फ्रीबीज देती है, लेकिन उन्हें इस कदर कैपेबल नहीं बनाती कि वो अपने आप से पैसा कमा सकें। एक फेमस कहावत भी होगी कि आप किसी गरीब आदमी को एक मछली दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक बात है। उस गरीब आदमी का भला तब होगा जब आपको उस आदमी को मछली पकड़ना सिखाते हो, आप उसको इंपावर करते हो, उसको कैपेबल बनाते हो। तो अमर्त्य सेन डेवलपमेंट को लिंक करते हैं फ्रीडम के साथ। स्टेट क्या करती है, मान लीजिए स्टेट ने 1 किलो अनाज दे दिया 3 रुपए के रेट के हिसाब से। स्टेट स्कीम्स चलाती है जनता के लिए, लेकिन जनता के पास कोई चॉइस नहीं होती। स्टेट के द्वारा चलाई गई स्कीम्स का उनको मजबूरी में लाभ उठाना पड़ता है। लेकिन स्टेट उनको डेवलप करे ताकि उनके पास फ्रीडम हो, वो अपनी चॉइस से डिसाइड कर सके उन्हें चावल खाना है या फिर व्हीट खाना है या फिर कोई दूसरी चीज खानी है, यानी वो स्टेट के मोहताज ना रहें। असली डेवलपमेंट ये है जब लोगों के पास फ्रीडम है अपने चॉइस को फॉलो करने की। थोड़ा और डिटेल से जानते हैं हम अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच को। अमर्त्य सेन देखो ये सजेस्ट करते हैं
स्टेट को ट्राई ये करना चाहिए सभी लोगों को इक्वल कैपेबिलिटीज दी जाए बजाय के इक्वल इनकम देने के। क्वेश्चन ये उठता है अमर्त्य सेन ऐसा क्यों कहते हैं कि सबको इक्वल इनकम ना देकर इक्वल कैपेबिलिटीज दी जाए। अमर्त्य सेन कहते हैं इवन अगर देखो सबको इक्वल इनकम दे भी दी गई तो भी हर एक की कैपेबिलिटी जो है वो अलग अलग है उस इनकम को वैल्यू में कन्वर्ट करने की। जिन लोगों के पास कैपेबिलिटी है वो तो इनकम को यानी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, लेकिन जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जो एग्जांपल हमने बुक का डिस्कस किया था वही यहाँ पे अप्लाई होगा। अमर्त्य सेन कहते हैं इनकम जो है वो एंड नहीं हो सकती, इनकम सिर्फ एक मीन है, इनकम एंड नहीं है। तो एंड क्या है अमर्त्य सेन के हिसाब से? पर्सन का एंड है स्टेट ऑफ वेलबींग, यानी पर्सन की वेलबींग। और वेलबींग कब होगी इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अमर्त्य सेन के द्वारा, फंक्शनिंग। फंक्शनिंग का मतलब ये है वो चीजें करना जो हमें पसंद है, जिसको हम वैल्यू देते हैं। आपको आईएएस की तैयारी करना पसंद है तो आप वो कर रहे हो, इसका मतलब आपकी फंक्शनल डेवलपमेंट हुई है। बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी फंक्शनल डेवलपमेंट नहीं हुई होती है। जैसे आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हो, हमारा समाज आज भी पेट्रियार्कल समाज है तो वुमन काफी सारी डेप्रिविएशन से सफर करती है। अगर इक्वल कैपेसिटीज हम दे देते हैं मैन को भी वुमन को भी तो वुमन उन डेप्रिविएशन को एड्रेस कर सकती है। तो ये हमने बात की अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में। तो इस प्रकार से हमारा कंटेम्परेरी कॉन्ट्रैक्टेरियन अप्रोच भी पूरी हो गई है। कंटेम्परेरी कॉन्ट्रैक्टेरियन अप्रोच में हमने जॉन रोल्स के बारे में डिस्कस किया, अमर्त्य सेन का भी हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि संभावना है कि अमर्त्य सेन पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। और अमर्त्य सेन के बारे में ऐसे में भी अगर आप लिखोगे तो काफी वैल्यू एडिशन हो जाता है। आप देखो टेलियोलॉजी के अंदर हमारी लास्ट फिलोसफी है, लास्ट अप्रोच है फेमिनिस्ट एथिक्स। आप देखो फेमिनिस्ट एथिक्स के बारे में बताने लायक 2-3 बातें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं 1 घंटे का आपके साथ लेक्चर शेयर कर रहा हूं पॉलिटिकल साइंस का, पूरा फेमिनिज्म का लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप जरूर देखिए क्योंकि ऐसे में बहुत बार वुमन पर जब ऐसे लिखना होता है तो ये जो लेक्चर अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी वीडियो में जो स्टार्ट होगा वो बहुत बार काम आता है। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस में आता है फेमिनिज्म, लेकिन आपको बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप एथिक्स में इस्तेमाल करोगे, ऐसे में इस्तेमाल करोगे और जीएस में अगर वुमन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी इस्तेमाल करोगे। तो आप फेमिनिज्म से संबंधित लेक्चर को सुनिए। फेमिनिज्म देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फेमिनिज्म से। फेमिनिज्म एक मेटा आइडियोलॉजी है, जैसे लिबरलिज्म एक मेटा आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म एक मेटा आइडियोलॉजी है, वैसे ही फेमिनिज्म एक मेटा आइडियोलॉजी है। मतलब फेमिनिज्म के अंदर भी काफी सारे इंटरनल डिबेट्स हैं, काफी सारे इंटरनल स्कूल्स हैं, लिबरल फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, पोस्ट फेमिनिज्म, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो फेमिनिज्म के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं सभी स्कूल्स का कॉमन कंसर्न है वुमन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वुमन के साथ जो भेदभाव होता है उसे खत्म करना। आपको याद होगा जब हमने प्लेटो को डिस्कस किया था तो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था प्लेटो एज फर्स्ट फेमिनिस्ट। उस समय प्लेटो कहते हैं वुमन के पास भी अधिकार होना चाहिए गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का। प्लेटो फिलोसफर क्वीन की भी बात करते हैं तो उस समय के हिसाब से प्लेटो के जो विचार थे काफी रेडिकल थे। तो प्लेटो के काम में हम फेमिनिज्म का ओरिजिन देख सकते हैं, लेकिन मॉडर्न फेमिनिज्म का ओरिजिन हमें मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से। थिंकर है मैरी वोllstonecraft, नाम याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैरी वोllstonecraft। इनकी बुक का नाम है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। इनको मदर ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वुमन के लिए आवाज उठाई। इन्होंने कहा जिस प्रकार की डिक्लेरेशन साइन हुई है मैन के राइट्स के लिए उसी प्रकार की डिक्लेरेशन साइन होनी चाहिए वुमन के राइट्स के लिए भी। लेकिन इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया था, गवर्नमेंट ने इनकी बात को नहीं सुना था। इनकी जो बुक है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन, इस बुक को फर्स्ट बुक ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है। फेमिनिज्म देखो डेवलप हुआ एक सोशल मूवमेंट की तरह। फेमिनिज्म को आप 3 वेव्स में क्लासिफाई कर सकते हो, यानी फेमिनिज्म के इतिहास को हम जाने तो 3 वेव्स में हम फेमिनिज्म के इतिहास को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली वेव चली 19वीं सेंचुरी से 1960s तक। पहली वेव में हमें लिबरल और सोशलिस्ट फेमिनिज्म देखने को मिले। दूसरी वेव चली 1960s से लेकर 1980s तक। दूसरी वेव में रेडिकल फेमिनिज्म देखने को मिला। तीसरी वेव चली 1980s से अभी तक और तीसरी वेव में हमें पोस्ट फेमिनिज्म देखने को मिलता है। एक एक करके हम इन तीनों वेव्स को डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वेव की। फर्स्ट वेव में लिबरल और सोशलिस्ट फेमिनिज्म देखने को मिलते हैं। कब से कब तक चली ये वेव चली 19th सेंचुरी से लेकर 1960s तक। देखो लिबरल फेमिनिस्ट जो कि मेनली इमर्ज होकर आए ब्रिटेन में, यूएसए में, इनके द्वारा डिमांड की जाती थी वुमन को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उस समय फेमिनिस्ट को जाना जाता था सफरजेट्स के नाम से। सफरजेट मतलब वो वुमन जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करके वोट देने का अधिकार मानती हैं। अगर लिबरल फेमिनिस्ट से संबंधित कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज की हम बात करें, एमिलाइन पंखुरिस्ट और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, एमिलाइन पंखुरिस्ट और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन। बाद में देखो हुआ क्या, इनकी मांगों को मान लिया गया था। ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया 1918 में। शुरुआत में सिर्फ 30 साल और 30 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को अधिकार दिया गया था, लेकिन 1928 में महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की जो एज थी उसे 30 साल से घटा के 21 साल कर दिया गया। इवन यूएसए में भी 1919 में 19th अमेंडमेंट की सहायता से महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं उनके द्वारा मेनली मांग की जाती है सिविल राइट्स की, पॉलिटिकल राइट्स की। तो ये हमने बात की लिबरल फेमिनिस्ट की। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट फेमिनिस्ट की या फिर सोशलिस्ट फेमिनिज्म की। देखो कार्ल मार्क्स ने वुमन के इशू को डील नहीं किया है, यानी कार्ल मार्क्स ने वुमन के इशू पर बोला नहीं है, लेकिन जो कार्ल मार्क्स के साथी हैं एंजल्स, उनकी बुक है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इन्होंने महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन को लिंक किया है कैपिटलिज्म के साथ है। देखो हमेशा याद रखिएगा ये बात, मार्क्स से जुड़े जो लोग हैं वो हर एक चीज के लिए दोषी ठहराते हैं कैपिटलिज्म को। आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगी, वो सीधा हर एक चीज के लिए दोषी ठहरा देते हैं कि कैपिटलिज्म इसके लिए दोषी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन के लिए एंजल्स कहते हैं कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन दोषी है, यानी कैपिटलिज्म दोषी है। वो एंजल्स महिलाओं को कहते हैं आप कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश होगा, यानी सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद आप लिबरेट हो जाओगे, आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। यानी अभी आपका शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपिटलिज्म है। एक बार आपने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को ज्वाइन कर लिया और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के बजाय कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो सर्टेनली आप लिबरेट हो जाओगे। देखो जब रशिया में रेवोल्यूशन आई तो उस समय लेनिन के जो व्यूज थे काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव थे महिलाओं के बारे में, और इवन की पहली बार हुआ कि किसी देश के कैबिनेट में महिला मिनिस्टर को शामिल किया गया। उस समय लेनिन की जो कैबिनेट थी उस कैबिनेट में पहली बार वुमन को मिनिस्टर बनाया गया। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर थी अलेक्जेंड्रा कोलंटाई। लेकिन लेनिन के बाद सत्ता आई स्टालिन के पास। स्टालिन के जो विचार थे वुमन के बारे में इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे, यानी जो एक अच्छा प्रोग्रेसिव ट्रेंड आया था लेनिन के समय वो प्रोग्रेसिव ट्रेंड रिवर्स हो गया। अभी फिलहाल प्रमुख सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है सीला रोबोथम, नाम याद रखिएगा, मैं पूछूंगा लेक्चर के लास्ट में, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरल सेकुलरिस्ट के नाम बताइए, एमिलिन पंखुरिस्ट, एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन। ये दो नाम लिबरल फेमिनिस्ट से संबंधित हैं। और सोशल फेमिनिस्ट से संबंधित नाम कौन से हैं? सीला रोबोथम। और फेमिनिज्म
की मदद से माना जाता है वोllstonecraft को। पूरा नाम था मैरी वोllstonecraft। तो इस प्रकार से हमने लिबरल फेमिनिज्म डिस्कस कर लिया और सोशल फेमिनिज्म भी डिस्कस कर लिया। लिबरल फेमिनिज्म और सोशल फेमिनिज्म में कुछ खास नहीं है। तो पहली वेव हमारी डिस्कस हो गई 19th सेंचुरी से लेकर जो 1960s तक चली। लेकिन सेकंड वेव है, सेकंड वेव जो 1960s से लेकर 1980s तक चली और वो है रेडिकल फेमिनिज्म। यानी सेकंड वेव में देखने को मिलता है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म के प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स हैं सिमोन डी वेबर और बेटी फ्रीडन। कुछ दूसरी रेडिकल फेमिनिस्ट हैं सुलामित फायरस्टोन, कैट मिलेट और सुसैन मुलर ओकिन। फिर से बोलता हूँ, सुलामित फायरस्टोन, कैट मिलेट, सुसैन मुलर ओकिन, ये कुछ दूसरी प्रमुख रेडिकल फेमिनिस्ट हैं। और शुरुआत में हमने कौन सी डिस्कस की? सिमोन डी वेबर और बेटी फ्रीडन। बुक का नाम भी जान लीजिए, सिमोन डी वेबर की बुक का नाम है द सेकंड सेक्स। ये बुक पब्लिश हुई थी 1946 में। बताइए द सेकंड सेक्स बुक किसकी है? सिमोन डी वेबर की। ये पब्लिश हुई थी 1946 में। उसके बाद बेटी फ्रीडन की बुक का नाम है द फेमिनिन मिस्टिक। ये पब्लिश हुई थी 1963 में। सुलामित फायरस्टोन की बुक का नाम है द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। उसके बाद कैट मिलेट की बुक का नाम है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तीसरे नंबर पे सुसैन मोलर ओकिन की बुक का नाम है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। इन सब बुक्स के नाम आपको याद हो जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा हम कंसेप्ट जानेंगे। सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक में मेन कंसेप्ट क्या है, तो आपको आसानी से थिंकर्स के नाम याद हो जाएंगे, बुक्स के नाम याद हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, मैं आपको याद करवा दूंगा। देखो रेडिकल फेमिनिज्म को ट्रू फेमिनिज्म भी कहा जाता है। फेमिनिज्म बाय वुमेन, फेमिनिज्म फॉर वुमेन। देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, हमने पहली वेव में डिस्कस किया लिबरल फेमिनिज्म को और सोशल फेमिनिज्म को, और दूसरी वेव में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रेडिकल फेमिनिज्म को। जो रेडिकल फेमिनिज्म वाले हैं वो बोलते हैं लिबरल फेमिनिज्म और सोशल फेमिनिज्म का जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है उसे फेमिनिस्ट डिस्कोर्स माना ही नहीं जाता रेडिकल फेमिनिस्ट की तरह। रेडिकल फेमिनिस्ट बोलते हैं कि आप फेमिनिस्ट हो ही नहीं। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, रेडिकल फेमिनिस्ट लिबरल फेमिनिस्ट को और सोशल फेमिनिस्ट को फेमिनिस्ट मानते ही नहीं है। वो कहते हैं आपने जो कुछ बातें बोली है वो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स वास्तव में है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि तीन रीजंस हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट वाले ये बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी पुरुष ने महिलाओं की कंडीशंस के बारे में ज्ञान बांटा हो। मतलब रेडिकल फेमिनिस्ट वाले सोशल फेमिनिस्ट को और लिबरल फेमिनिस्ट वालों को ये बोलते हैं कि आप अच्छे से वुमन की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आपको वुमन के कंडीशंस के बारे में पता ही नहीं है, आपका जो डिस्कोर्स है, आपके जो विचार है वो वुमन के एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं है। तो ये मेनली तीन रीजंस दिए जाते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट के द्वारा, और वो लिबरल फेमिनिस्ट और सोशल फेमिनिस्ट के फेमिनिन डिस्कोर्स को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं आपके जो विचार है वो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में आते ही नहीं है, आपको ना महिलाओं के कंडीशंस के बारे में पता है, आपके जो आइडियाज हैं वो वुमन के एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं है। ऐसा लगता है आपके जो आइडियाज हैं काइंड ऑफ पुरुषों ने ज्ञान बांटा हो महिलाओं की कंडीशंस के बारे में। मेजर देखो चार कंसेप्ट्स हैं रेडिकल फेमिनिज्म के। पहला है कंसेप्ट ऑफ जेंडर, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की, तीसरा है कंसेप्ट पर्सनल इज पॉलिटिकल, चौथा है आइडिया ऑफ डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। एक एक करके हम इन चार कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेडिकल फेमिनिज्म का जेंडर का क्या कंसेप्ट है। देखो सेक्स और जेंडर के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सेक्स और जेंडर के बीच का डिफरेंस है। सेक्स देखो एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, कोई लड़का पैदा होता है, कोई लड़की पैदा होती है, कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता। मतलब अपने आप जिसका जैसा जन्म होता है कोई अपने सेक्स को चेंज नहीं कर सकता। आप उन सब चीजों में मत जाइए कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उन सब चीजों में मत जाइए, सिर्फ यहाँ पे आप फेमिनिज्म के कंसेप्ट पर फोकस कीजिए। सेक्स देखो एक नेचुरल चीज है, महिलाओं के द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाएगा, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, मतलब नेचर ने ऐसा बनाया है, ये सेक्स है, ये नेचुरल है। दूसरी तरफ जेंडर जो है वो एक कल्चरल एंटिटी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे समाज में महिलाओं को बहुत सी बातें बोली जाती हैं, जैसे आपने भी सुना होगा शर्म औरत का एक गहना है, महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए। ये सारी जो बातें हैं वो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की गई हैं, ये नेचर ने क्रिएट नहीं की है। किसने बोला शर्म औरत का गहना है? किसने बोला? ये समाज ने बोला, नेचर ने नहीं बोला। इस प्रकार से देखो बहुत सारी बातों को वुमन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो जेंडर है। इवन बहुत सारी बातों को मैन के साथ जोड़ दिया जाता है कि मैन मर्द है, मैन फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी काइंड ऑफ एक जेंडर है। जेंडर को चेंज किया जा सकता है, यानी महिलाओं के साथ जिन चीजों को अटैच किया गया है उनको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे पहले ये बोला जाता था महिलाओं को जल्दी उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, अदरवाइज वो अट्रैक्टिव नहीं रहती, उनकी बाद में शादी करने में दिक्कत आती है। आजकल ये परसेप्शन चेंज हो रही है, मतलब जेंडर को चेंज किया जा सकता है, सेक्स को चेंज नहीं किया जा सकता। सेक्स नेचुरल है, जेंडर को क्रिएट किया जाता है समाज के द्वारा। समाज वुमन के साथ या फिर मैन के साथ कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को जोड़ देता है तो वो होता है जेंडर। जेंडर और सेक्स के बीच डिफरेंस को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, पिंक कॉलर जॉब्स के कंसेप्ट के बारे में आपने सुना होगा। जैसे ये बोला जाता है महिलाओं के लिए टीचर की जॉब्स अच्छी है, नर्स की जॉब अच्छी है, या फिर वो सारी जॉब्स अच्छी हैं जिनमें केयर की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों भाई? मैन की जॉब क्यों नहीं कर सकता, सिर्फ वुमन ही ये जॉब क्यों कर सकती है? तो वुमन को कहा जाता है कि आप इन्हीं जॉब्स पे फोकस कीजिए, बाकी जॉब्स पे आप फोकस मत कीजिए। तो ये क्या है? ये समाज ने एक परसेप्शन जोड़ दी है वुमन के साथ, इस चीज को चेंज किया जा सकता है। तो एसेंस यही निकलता है, सेक्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, जेंडर को चेंज किया जा सकता है। तो जेंडर सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? देखो वो सोसाइटी जहां पर एक सेक्स को विशेषाधिकार दिए जाते हैं दूसरे सेक्स के कंपैरिजन में, तो ऐसी सोसाइटी को कहा जाता है जेंडर सोसाइटी। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो सोसाइटी है वो जेंडर सोसाइटी है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है मेल्स को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, प्रिविलेजेस दी जाती है बहुत सारे मामलों में, फीमेल की अपेक्षा कर और इवन ट्रांसजेंडर्स की अपेक्षा कर। तो इंडिया की सोसाइटी जो है वो जेंडर सोसाइटी है। देखो चाहे जेंडर का कंसेप्ट हो, रेस का कंसेप्ट हो, जैसे शुरुआत में व्हाइट मैन कहा करते थे हमारी जो रेस है वो सुपीरियर है, इवन हिटलर ने भी इसी प्रकार का कंसेप्ट दिया था कि आर्यन रेस जो है वो प्योर है। इस प्रकार के जो कंसेप्ट है होता क्या है, एक सेक्शन फायदेमंद रहता है, एडवांटेज वाली सिचुएशन में रहता है, और दूसरा जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन में आ जाता है। जैसे जेंडर सोसाइटी में मेल को बहुत ज्यादा फायदा होता है और फीमेल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये हमने बात की कंसेप्ट ऑफ जेंडर के बारे में। दूसरा कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैट्रियार्की का क्या मतलब है? आप सिंपली मुझे बताइए पैट्रियार्की का क्या मतलब है? पैट्रियार्की का मतलब है देखो अथॉरिटी ऑफ फादर इन फैमिली। फादर को पैट्रियार्क कहा जाता है फैमिली में, लेकिन ये जो अथॉरिटी ऑफ फादर है ये कन्वर्ट हो जाती है अथॉरिटी ऑफ मेल में। यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो मेल डोमिनेटेड है, हर एक चीज में मेल को प्रेफरेंस दी जाती है, डिसीजन टेकिंग पावर ज्यादा मेल के पास होती है। और मैट्रियार्कल सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती है जिनमें डोमिनेशन होता है वुमेन का यानी फीमेल का। हम बात कर रहे हैं फिलहाल पैट्रियार्कल सोसाइटी की। रेडिकल फैमिली का देखो ये मानना है वुमन की सिचुएशन तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक पैट्रियार्की को नहीं खत्म कर दिया जाता। उनका ये भी कहना है हेटेरोसेक्सुअल फैमिली। हेटेरोसेक्सुअल फैमिली देखो सिंपली जिस फैमिली में हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहते हैं, जब तक इस प्रकार की फैमिली रहेगी तब तक पैट्रियार्की रहेगी। अगर पैट्रियार्की को खत्म करना है तो हेटेरोसेक्सुअल फैमिली के कंसेप्ट को खत्म करना होगा, होमोसेक्सुअल फैमिलीज एस्टैब्लिश करनी होगी। होमोसेक्सुअल मतलब मेल मेल एक साथ रहेंगे, फीमेल फीमेल एक साथ रहेंगे। इस प्रकार से होमोसेक्सुअल फैमिलीज अगर एस्टैब्लिश की जाती है तो पैट्रियार्की को खत्म किया जा सकता है। देखो मार्क्स आपको याद होगा बोलते हैं सोसाइटी को समझना है तो बेसिक स्ट्रक्चर को समझो यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझो। लेकिन रेडिकल फैमिलीज बोलते हैं भैया बेसिक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे पैट्रियार्की है। मार्क्स बात करते हैं डायलेक्टिक्स ऑफ क्लासेस की।
अगेंस्ट वुमेन। इतना तो वार में या फिर क्राइसिस में वायलेंस नहीं होता जितना डे टू डे बेसिस पर यानी दिन प्रतिदिन यूजुअल डेज में महिलाओं के खिलाफ वायलेंस होता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर दूसरी जगहों पर वायलेंस हो। बहुत ही ज़्यादा वायलेंस का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। ये कंसिक्वेंस है पैट्रियार्कल समाज का। इवन जब युद्ध होता है आपने देखा होगा काफी बार सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ता है वो महिलाओं को उठाना पड़ता है, बच्चों को उठाना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो मेंशन करती हैं पाकिस्तान की छोटी लड़की मलाला के खिलाफ वायलेंस हुआ क्योंकि वो वुमेन थी, नहीं चाहते थे वहाँ पे लोकल आतंकवादी कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त करें, इसी वजह से उन पर अटैक हुआ। इवन इंडिया में आप निर्भया केस का एग्जांपल ले सकते हो। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे थिंकर्स ये बोलते हैं निर्भया केस हुआ और इस प्रकार के बहुत सारे केसेस होते हैं वो सेक्सुअल डिजायर के कारण नहीं होता। ये केसेस इसलिए होते हैं वुमन को दबाने के लिए होते हैं, यानी मैन अपनी अथॉरिटी साबित करने के लिए इस प्रकार की हरकतें करता है। निर्भया केस एक एग्जांपल है। रेप इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पैट्रियार्की। ऐसा देखो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो रेपिस्ट हैं निर्भया केस में उनका इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने इसी प्रकार की बातें बोली थी कि महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, 9:30 बजे क्या कर रही हैं, 10 बजे क्या कर रही हैं। इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला जाता है रेप पैट्रियार्की का एक इंस्टीट्यूशन है, रेप पैट्रियार्की का एक कंसिक्वेंस है। नाम याद रखिएगा थिंकर का जो कहती है कि रेप का सेक्सुअल डिजायर से कुछ लेना देना नहीं है, रेप पैट्रियार्की के कारण होता है। ये पैट्रियार्की का एक इंस्टीट्यूशन है। सुजैन ब्राउन मिलर इनका ये कोट है। इसके अलावा देखो क्या होता है पैट्रियार्कल समाज में महिलाएं हमेशा डर के साए में रहती हैं। इवन देखो साउथ एशिया में क्या होता है ऑनर किलिंग, फीमेल इंफेंटिसाइड, ये सब केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में बहुत बार ऐसे केसेस सामने आते हैं। वुमन के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको विकृत कर दिया जाता है, म्यूटिलेट कर दिया जाता है। आप देखो हर एक डायमेंशन में एग्जांपल ले सकते हो। ऑलमोस्ट पिछले 100 साल के इतिहास में 900 में से सिर्फ 25 वुमन हेड्स होंगी। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर टाइम से, ज़्यादातर भी क्या 95% से ऊपर हमेशा मेल हेड ही होता है। आप विभिन्न देशों में वुमन की रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, पॉलिटिक्स में कितनी कम है। लैंड होल्डिंग की आप बात कर लीजिए, पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1% से भी कम महिलाएं लैंड ओनर्स हैं। इवन देखो जब से न्यू लिबरल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया है विभिन्न देशों ने, जो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का फेनोमेनन है ये भी इंक्रीज हो रहा है। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी क्या है? देखो पूरे वर्ल्ड में महिलाओं की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा खराब है अगर हम मेजर करें फाइनेंशियल पैरामीटर्स के हिसाब से एज कंपेयर टू मेन, यानी तुलनात्मक महिलाएं ज़्यादा गरीब हैं एज कंपेयर टू मेन। अगर आप डेटा उठा के देखोगे वो हाउस होल्ड्स जिसमें सिंगल वुमन है, यानी वुमन है और बच्चे हैं, वहाँ पे वो फैमिलीज ज़्यादा गरीब हैं एज कंपेयर टू वो फैमिलीज जिसमें सिंगल मैन है। तो इसे कहा जाता है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। ये फेनोमेनन इंक्रीज हो गया है न्यू लिबरल पॉलिसीज के बाद। नेक्स्ट रेडिकल फेमिनिज्म की थिंकर है बेटी फ्रीडन। बेटी फ्रीडन कहती है, इन्होंने देखो एक स्टडी की वाइट मैरिड महिलाओं पर। वो महिलाएं जो अच्छी फैमिली से आती हैं, मतलब फाइनेंशियल उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत कर रही हैं, लेकिन फिर भी बेटी फ्रीडन ने अपनी स्टडी में पाया वो महिलाएं खुश नहीं हैं। समझ रहे हो ना? बेटी फ्रीडन ने स्टडी की, स्टडी में पाया गया कि इवन वो महिलाएं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं, जो कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हैं। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम विदाउट नेम, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई नाम नहीं है। बेटी फ्रीडन कहती है इसके लिए दोषी है पैट्रियार्की। पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत करते हुए भी महिलाएं खुश नहीं हैं क्योंकि वो सफर कर रही हैं प्रॉब्लम विदाउट नेम से, और वो है पैट्रियार्कल सोसाइटी। इस कंसेप्ट को आगे एक्सप्लेन करती हुई बेटी फ्रीडन कहती है वैसे देखो महिलाओं को सिविल राइट्स मिल गए, पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिल गए, लेकिन महिलाओं की जो प्रॉब्लम है वो मैन की प्रॉब्लम से अलग है। इन सब राइट्स के मिलने के बावजूद वुमन का जो स्टेटस है सोसाइटी में वो अपलिफ्ट नहीं हुआ। लिबरल और सोशल फेमिनिज्म जो कुछ बोलते हैं वो वुमन के एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं बोलते, लेकिन रेडिकल फेमिनिज्म वुमन के एक्सपीरियंस के आधार पर अपने आइडियाज को देता है। बेटी फ्रीडन की एक बुक है, बताइए, याद कीजिए, कल हमने डिस्कस किया था। बुक का नाम है फेमिनाइन मिस्टिक। इस बुक में बेटी फ्रीडन कहती है देखो बहुत सारे मिथ्स महिलाओं के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोला जाता है कि महिलाओं को जल्दी एज में शादी कर लेनी चाहिए, अदरवाइज वो अट्रैक्टिव नहीं रहती। इस प्रकार से बहुत सारे मिथ्स, जैसे एक और मिथ है बच्चों को पालना महिलाओं को अच्छा लगता है। ये सारे मिथ हैं। जब तक ये सारे मिथ महिलाओं के साथ अटैच रहेंगे तब तक महिलाओं का जो स्टेटस है सोसाइटी में वो लो रहेगा एज कंपेयर टू मैन, और तब तक महिलाएं जो हैं वो खुश नहीं रह सकेंगी। कितने भी कंफर्टेबल लाइफ वो व्यतीत कर रही हो, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, जब तक ये मिथ्स महिलाओं के साथ अटैच रहेंगे तब तक महिलाएं जो हैं प्रॉब्लम विदाउट नेम से सफर करती रहेंगी, यानी खुश नहीं रह सकेंगी। इसलिए बेटी फ्रीडन ये कहती है महिलाओं की जो प्रॉब्लम है वो अलग है और इसके लिए अलग तरह के सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया जाता है बेटी फ्रीडन के द्वारा। बेटी फ्रीडन कहती है जैसे देखो मिथ अटैच कर दिया जाता है महिलाओं के साथ कि उन्हें जल्दी उम्र में शादी कर देनी चाहिए, अदरवाइज वो अट्रैक्टिव नहीं रहती। जब ऐसा होता है तो उनको अपनी एजुकेशन जल्दी छोड़नी पड़ती है, यानी उनकी एजुकेशन कम होती है, वो हायर एजुकेशन के लिए कम जाती है। तो एजुकेशन जब कम होती है तो उनके पास स्किल्स कम होती हैं। कम स्किल्स के साथ जब वो जॉब मार्केट में जाती है तो उनके वेजेस कम होते हैं, उनकी सैलरी कम होती है, यानी उनका जो स्टेटस होता है वो सबऑर्डिनेटेड होता है मैन के अपेक्षाकृत। बेटी फ्रीडन सिगमंड फ्रूड को क्रिटिसाइज करती है। सिगमंड फ्रूड कहते हैं महिलाओं का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैन के लिए अट्रैक्टिव दिखना। बेटी फ्रीडन कहती है इस प्रकार के मिथ को परपेचुएट किया जाता है, इस प्रकार के मिथ को फैलाया जाता है। इवन देखो साइंटिफिक डिसिप्लिन के नाम पर भी बेटी फ्रीडन वुमन मैगजीन्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करती है। ये वुमन मैगजीन इस प्रकार की बातें बोलती है कि जो करियर वुमन है, यानी वो वुमन जो जॉब करती है उनकी लाइफ एबनॉर्मल रहती है, उनकी लाइफ डिफिकल्ट रहती है, और वो वुमन जो घर में रहती है, घर का काम करती है, यानी जो हाउसवाइफ है, उनकी लाइफ आसान है। तो वुमन मैगजीन्स को क्रिटिसाइज किया जाता है बेटी फ्रीडन के द्वारा इस प्रकार के मिथ्स फैलाने के लिए। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रांतियां हैं, और इन्हीं भ्रांतियों की वजह से वुमन का जो स्टेटस है वो समाज में सबऑर्डिनेटेड रहता है। इस प्रकार से हमने फर्स्ट रेडिकल फेमिनिस्ट बेटी फ्रीडन के व्यूज के बारे में डिस्कस किया। अब हम सेकंड प्रमुख रेडिकल फेमिनिस्ट सिमोन डी वेवर के व्यूज के बारे में, आइडियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके काफी फेमस स्टेटमेंट है, कोई महिला पैदा नहीं होती, महिला बनाई जाती है, महिला बन जाती है। इनके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जीन पॉल सार्त्रे का। जीन पॉल सार्त्रे के बारे में पहले हम थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम सिमोन डी वेवर के बारे में जानेंगे। जीन पॉल सार्त्रे, ये इनकी फेमस स्टेटमेंट है एक्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस। ये कहते हैं एक्जिस्टेंस पहले है और एसेंस बाद में है। इसका मतलब देखो ये है, पहले हम एग्जिस्ट करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, उसके बाद हम लाइफ में जो बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, फ्री विल के हिसाब से। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनका ये मानना है हम सब पहले एग्जिस्ट करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे साथ कोई आइडेंटिटी अटैच नहीं है, लेकिन हम लाइफ में जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। मतलब जिस प्रकार के डिसीजन हम लेते हैं वो सब डिसीजन, हमारी सारी एक्टिविटीज हमारी इमेज के साथ अटैच होती जाती हैं, और हमारे पास के एक्शंस अभी हम जो कर रहे हैं उन सब चीज़ों की वजह से हमारी एक इमेज बन जाती है, यानी एसेंस बन जाती है। समझ गए क्या फर्क है एक्जिस्टेंस और एसेंस के बीच? इनका ये मानना है हम सब शुरुआत में सिर्फ एज ए ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ में डिसीजन लेते जाते हैं, हम हमारी फ्री चॉइस के हिसाब से जो कुछ भी करते हैं, धीरे धीरे वो सारी चीजें हमारे साथ अटैच होती जाती हैं और हमारी एक इमेज बन जाती है, हमारी एक एसेंस बन जाती है। यहाँ पर आप लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। वी आर सम ऑफ आवर डिसीजंस और कॉन्शियस चॉइसेस। हमने लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी हमने चॉइसेस मेक की हैं, उनसे हमारी पर्सनैलिटी बन गई है। अभी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, ये किस टाइप
का पर्सन होगा तो ये काइंड ऑफ आपकी एसेंस है। तो इस प्रकार से हमने एसेंस का मतलब जान लिया। अब देखो जीन पॉल सार्त्रे ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंस पहले है और एसेंस बाद में है, यानी ये प्रायोरिटी देते हैं पर्सन को, फिजिकल एग्जिस्टेंस को। ये कहते हैं पर्सन इंपॉर्टेंट है और जो एसेंस समाज के द्वारा पर्सन को दी जाती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जीन पॉल सार्त्रे जो है वो एक्जिस्टेंशियल स्कूल से संबंध रखते हैं। जो एक्जिस्टेंशियलिज्म से संबंध रखते हैं वो थिंकर्स ये कहते हैं समाज के जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन सबको हटा देना चाहिए। एक्जिस्टेंशियलिज्म से जुड़े थिंकर्स नहीं मानते कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को। वो कहते हैं मैन को पूरी की पूरी आजादी दे देनी चाहिए अपने डिसीजंस लेने की। मैन अपनी एसेंस खुद क्रिएट करे, बजाय कि वो एसेंस जो समाज के द्वारा मैन को दे दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक्जिस्टेंशियलिज्म से जुड़े थिंकर्स ये भी कहते हैं मैन अपने काम के लिए, अपने एक्ट्स के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जीन पॉल सार्त्रे की बुक का नाम है बीइंग एंड नथिंगनेस। ये अपनी बुक में गुड फेथ और बैड फेथ के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये एक्जिस्टेंशियलिज्म स्कूल से संबंध रखते हैं। जीन पॉल सार्त्रे का कहना है कि मैन को पूरी की पूरी फ्रीडम दे देनी चाहिए, इवन फ्रीडम फ्रॉम सुपरनैचुरल पावर्स। सुपरनैचुरल पावर कौन है? गॉड। जीन पॉल सार्त्रे का ये मानना है अगर देखो कोई पर्सन भगवान में विश्वास रखता है तो वो बैड फेथ है, क्योंकि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर कोई पर्सन खुद में विश्वास रखता है तो वो गुड फेथ है। समझ गए? तो इस प्रकार से गुड फेथ और बैड फेथ में डिफरेंस क्रिएट करते हैं जीन पॉल सार्त्रे। अगर कोई भगवान में विश्वास रखता है तो वो बैड फेथ, अगर कोई खुद में विश्वास रखता है तो वो गुड फेथ। और इवन फ्रीडम फ्रॉम गॉड की बात करते हैं जीन पॉल सार्त्रे। ये अपनी बुक में ऐसा भी कहते हैं एसेंशियलिज्म का ओरिजिन है रिलीजन में। एसेंशियलिज्म का देखो सिंपल मतलब ये है कम करो लेकिन डू बेटर, डू लेस बट डू बेटर। लेकिन एसेंशियलिज्म हमारा फोकस नहीं है, इनका मेन फोकस एसेंस पर ही है। ये कहते हैं रिलीजन में क्या होता है, रिलीजन में बताया जाता है हर एक मैन की और वुमन की एक एसेंस होती है और गॉड चाहता है मैन और वुमन उसी एसेंस के हिसाब से काम करें। जब ऐसा होता है तो मैन या फिर वुमन की फ्रीडम चली जाती है। लेकिन जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं मैन को अपने हिसाब से एक्ट करना चाहिए, क्योंकि गॉड की एग्जिस्टेंस की रियलिटी का पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए मैन को सिर्फ अपने में विश्वास रखना चाहिए, अपने हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। जीन पॉल सार्त्रे ये भी बोलते हैं इंडस्ट्रियल क्रिएशन ऑफ गुड्स जब होगा बड़े स्केल पर, यानी मैन और वुमन के पास सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ गुड्स होंगे ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, तो इससे वो इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। जीन पॉल सार्त्रे देखो मार्क्स से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। शुरुआत में जीन पॉल सार्त्रे एक्टिव थे कम्युनिस्ट मूवमेंट में, लेकिन बाद में वो शिफ्ट हो गए एक्जिस्टेंशियल स्कूल की तरफ। और काफी बार तो जो इनका एक्जिस्टेंशियलिज्म स्कूल है उस स्कूल को मार्क्स की एक ब्रांच माना जाता है, लेकिन ये काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है। कुछ थिंकर्स ऐसे भी हैं जो एक्जिस्टेंशियलिज्म को मार्क्सिस्ट थॉट का पार्ट नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे लिए जीन पॉल सार्त्रे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड रेडिकल फेमिनिस्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं सिमोन डी वेवर, उन पर जीन पॉल सार्त्रे के विचारों की छाप देखने को मिलती है। जीन पॉल सार्त्रे को इसलिए हमने डिस्कस किया, इनके विचारों को इसलिए हमने डिस्कस किया क्योंकि जीन पॉल सार्त्रे के विचारों की जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलता है सिमोन डी वेवर पे। एक्चुअली में सिमोन डी वेवर के विचार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए अब हम जानते हैं सिमोन डी वेवर के विचारों को। इनकी स्टेटमेंट है कोई महिला पैदा नहीं होती, महिला बन जाती है या फिर बनाई जाती है। वन डजंट बोर्न वुमन, वन बिकम्स वुमन। इनकी बुक का नाम है द सेकंड सेक्शन। बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, सेकंड सेक्शन। देखो ये महिलाओं की प्रॉब्लम के इशू से डील करती है। ये कहती है अगर आपको महिलाओं की प्रॉब्लम्स को समझना है तो पहले आपको महिलाओं को समझना पड़ेगा। जब देखो सिमोन डी वेवर वुमन को डिफाइन करने की कोशिश करती है तो ये कंक्लूजन पे आती है कि महिला यानी वुमन एग्जिस्ट करती है सिर्फ प्रोविजनली, उनकी इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जब भी महिला को डिफाइन करने की बारी आती है तो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है मैन को, और मैन के रेफरेंस पॉइंट से वुमन को डिफाइन किया जाता है। यानी इनके हिसाब से वुमन इज द अदर सेक्स या फिर सेकंड सेक्स। सिमोन डी वेवर के हिसाब से वुमन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है मैन की है। ये एग्जांपल देते हुए कहते हैं जैसे देखो ब्लैक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है व्हाइट्स की। व्हाइट्स ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, व्हाइट्स ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो आप बताइए इसमें ब्लैक्स की क्या गलती है? जो गलती है वो व्हाइट्स की है। उसी प्रकार से इतिहास में इतना ज्यादा ऑपरेशन हुआ, इतना ज्यादा अत्याचार हुआ ज्यूज पर। आप बताइए ज्यूज की क्या गलती है इसमें? ज्यूज की कोई गलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, महिलाओं को जो सेकंड सेक्स समझा गया, महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, महिलाओं को जो वीकर सेक्स बताया गया, इसमें महिलाओं की गलती नहीं है, जो गलती है मैन की है। देखो एक कंसेप्ट है या फिर आप कह सकते हो फिलोसफी है, एटर्नल फेमिनिज्म। एटर्नल फेमिनिज्म कंसेप्ट के अनुसार हर एक सेक्स की, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, फीमेल की अलग से कोर एसेंस है, मेल की अलग से कोर एसेंस है, और इस एसेंस को चेंज नहीं किया जा सकता। यानी मैन की जो कोर एसेंस है उसको मैन से चेंज नहीं किया जा सकता, और जो फीमेल की कोर एसेंस है उसको फीमेल से अलग नहीं किया जा सकता। इस कंसेप्ट के अनुसार जो फीमेल की कोर एसेंस है वो है काइंडनेस, ब्यूटी। महिलाओं से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दया दिखाएं, वो सुंदर दिखें। तो इस कंसेप्ट के अनुसार ये कोर एसेंस है महिलाओं की, और इस एसेंस को महिलाओं से अलग नहीं किया जा सकता। और उसी प्रकार से मैन की कोर एसेंस है स्ट्रेंथ। ये कोर एसेंस मैन की है और इसको मैन से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करती है सिमोन डी वेवर। ये कहते हैं ये एटर्नल फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है जानबूझ के मैन के द्वारा दिया गया है, और ऐसी क्वालिटीज को अटैच कर दिया गया है महिलाओं के साथ कि वो कमजोर दिखे, वो इंफीरियर अपने आप को समझे, मैन की अपेक्षा कर, और वो मैन पे डिपेंडेंट रहे। ये जानबूझ के किसके द्वारा किया गया है? ये जानबूझ के मैन के द्वारा किया गया है। मैन ने बहुत सारे मिथ यानी बहुत सारी भ्रांतियां अटैच कर दी हैं महिलाओं के साथ। जैसे देखो भ्रांतियां यानी मिथ अटैच कर दिए थे जूस के साथ, मिथ अटैच कर दिए थे ब्लैक के साथ, उसी प्रकार से मिथ अटैच कर दिए गए हैं महिलाओं के साथ। ये मिथ ही रिस्पॉन्सिबल है आज जो लगातार अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर वर्ल्ड के विभिन्न इलाकों में, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वुमन पर वर्ल्ड के विभिन्न इलाकों में। उन सब चीजों के लिए ये मिथ रिस्पॉन्सिबल है, ये भ्रांतियां रिस्पॉन्सिबल है जो मिथ महिलाओं के साथ अटैच कर दिया गया है मैन के द्वारा, कि वुमन जो है वो वीक सेक्स है, वुमन के पास स्ट्रेंथ नहीं होती, वुमन पीसफुल रहे, घर पर रहे, शर्म औरत का कहना होता है। ये सब मिथ्स हैं और कुछ नहीं है। सिमोन डी वेवर का ये कहना है देखो नारीत्व यानी स्त्रीत्व जो है वो बायोलॉजी से नहीं आता है या फिर साइकोलॉजी से भी नहीं आता है, ये तो समाज की देन है, ये सिविलाइजेशन की देन है। ये सब जो डिफरेंस है मैन और वुमन के बीच, ये देखो सिचुएशंस की वजह से है। यानी मैन ने काफी सारे मिथ जोड़ दिए वुमन के साथ, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई और ऐसी सिचुएशन में मैन के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो गया वुमन का। इवन देखो ना सिर्फ रिलीजन के हिसाब से महिलाओं पर एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है मैन के द्वारा, क्योंकि काफी सारे रिलीजन्स में महिलाओं की जो पोजीशन है वो सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर है मैन के अगेंस्ट में। इवन आज के समय में साइंटिफिक डिसिप्लिन के बेसिस पर भी मैन का जो एक्सप्लॉइटेशन है, मैन का जो डोमिनेशन है वुमन के ऊपर, उसे जारी रखा जा रहा है। ऐसे समझ लेना, पहले रीजन के नाम पे ऐसे होता था, लेकिन आज साइंटिफिक डिसिप्लिन के नाम पर भी ऐसा हो रहा है। एटर्नल फेमिनिज्म से संबंधित काफी सारे मिथ्स को यानी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करती है सिमोन डी वेवर। जैसे देखो
आपने भी ये सुना होगा, एक बात कही जाती है, मदरहुड जो है यानी मातृत्व, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है एक महिला की। सिमोन डी वेवर कहते हैं कि मैंने कई सारी महिलाओं का इंटरव्यू किया, ऐसा कुछ नहीं है कि वुमन को मदरहुड अच्छा लगता है, बल्कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो नफरत करती हैं मदरहुड से, लेकिन फिर भी मिथ अटैच कर दिया गया है महिलाओं के साथ कि उन्हें मदरहुड बहुत ही अच्छा लगता है, ये उनकी एक बेस्ट अचीवमेंट है। आगे देखो, सिमोन डी वेवर क्रिटिसाइज करती है सिगमंड फ्रॉइड को। सिगमंड फ्रॉइड को पहले भी क्रिटिसाइज किया गया था बैरी फ्रीडन के दौरान, याद कीजिए इस बात को लेकर। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि महिलाओं का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो मैन के लिए सुंदर दिखें, और सिमोन डी वेवर सिगमंड फ्रॉइड को इसलिए क्रिटिसाइज करती है क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था महिलाएं सफर करती हैं पेनिस एनवी से, मतलब उनके पास पेनिस नहीं है इसलिए उनको जलन होती है, जबकि मैन सफर करते हैं कास्ट्रेशन इफेक्ट से, मतलब मैन को हमेशा डर रहता है पेनिस खोने का। तो इन सब चीजों को लेकर ये जो मिथ क्रिएट किए गए सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है सिमोन डी वेवर के द्वारा सिगमंड फ्रॉइड को। इन्होंने कहा अगर सिर्फ इसलिए महिलाएं होकर गुजरती हैं मेंस्ट्रुएशन से, प्रेगनेंसी से, लैक्टेशन से, बच्चों को दूध पिलाना, इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को इंफीरियर ट्रीट किया जाए। ये सारी नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिनका सहारा लेके मैन के द्वारा बार बार वुमन को यानी महिलाओं को ये याद दिलाया जाता है कि महिलाएं जो हैं वो मैन नहीं है, वो अदर सेक्स हैं, यानी वो सेकंड सेक्स हैं। सेकंड सेक्स याद रखिएगा, बुक का नाम है सिमोन डी वेवर का, समझ गए? फिर से बोलता हूँ, सिमोन डी वेवर कहते हैं देखो महिलाएं कुछ प्रोसेस से होकर गुजरती हैं, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेंस्ट्रुएशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को इन प्रोसेसेस के कारण इंफीरियर समझा जाए, लेकिन इन सब प्रोसेसेस का सहारा लेके मैन के द्वारा महिलाओं को बार बार ये याद दिलाया जाता है कि आप वुमन हो, आप मैन नहीं हो, आप सिर्फ सेकंड सेक्स हो, आप अदर सेक्स हो। वुमन को सोसाइटी में इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वुमन पैसिव है, वुमन सेकेंडरी है, वुमन नॉन एसेंशियल है, क्या जरूरी है। याद कीजिए, जीन पॉल सार्त्रे ने क्या कहा था? जीन पॉल सार्त्रे ने कहा था सोशल कस्टम्स, सोशल नॉर्म्स कुछ नहीं है, मैन की जो एक्जिस्टेंस है वो प्रायर है बजाय के एसेंस जो कि समाज के द्वारा मैन को दी जाती है। उसी प्रकार से सिमोन डी वेवर भी यही कहती है, ये सोशल कस्टम्स ही हैं जिन्होंने षड्यंत्र रचा है वुमन के अगेंस्ट, जिन्होंने वुमन को वुमन बनाया है। सोशल कस्टम्स इसके लिए रिस्पांसिबल है ना कि डेस्टिनी। वुमन देखो हमेशा काइंड ऑफ डिलेमा में रहती है, कंफ्यूजन में रहती है, उनकी एग्जिस्टेंस एज ए वुमन के बीच और उनकी डेस्टिनी एज ए वुमन के बीच। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, वुमन हमेशा डिलेमा में रहती है, उनकी एग्जिस्टेंस एज ए वुमन के बीच और उनकी डेस्टिनी एज ए वुमन के बीच। एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट किसने दिया था? जीन पॉल सार्त्रे ने, जिनके व्यूज को हमने डिस्कस किया। देखो, जो महिलाएं अपनी एसेंस को रिजेक्ट कर देती हैं, मतलब सोसाइटी के द्वारा जो भी मिथ अटैच किए गए हैं महिलाओं के साथ, जो महिलाएं इन सब मिथ को रिजेक्ट कर देती हैं, फॉर एग्जांपल समाज ने मिथ अटैच किया है कि जल्दी उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जो महिलाएं पहले अपने करियर को इंपॉर्टेंस देती हैं, 35-40 जब भी उनका मन करे तब शादी करती हैं, तो ऐसी महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि ये जो महिलाएं हैं वो एब्नॉर्मल है, डिफेक्टिव है, अनअट्रैक्टिव है। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, देखो वो महिलाएं जो ह्यूमैनिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं बजाय के फेमिनिटी को, ऐसी महिलाओं को एब्नॉर्मल, डिफेक्टिव, अनअट्रैक्टिव कहा जाता है समाज में। समाज अपॉर्चुनिटी नहीं देता, समाज मौका नहीं देता महिलाओं को फ्री होने का, समाज महिलाओं को एक ऐसी स्टेज में रखना चाहता है कि महिलाएं आगे ना बढ़ सके, यानी जैसा है वैसा ही चलता रहे, स्टेटस को मेंटेन रहे। लास्ट में सिमोन डी वेवर महिलाओं को कहती है कि वो पैट्रियार्की के कंफर्ट से बाहर आ जाएं और सेल्फ रिलायंस को प्राप्त करें, गुड फेथ को प्राप्त करें। याद कीजिए, जीन पॉल सार्त्रे क्या कहते हैं? वो कहते हैं भगवान में विश्वास करना इज बैड फेथ और खुद में विश्वास करना इज गुड फेथ। तो उसी प्रकार से सिमोन डी वेवर भी यही कहती है कि महिलाएं पैट्रियार्की के कंफर्ट से बाहर आएं और अपने आप में विश्वास करें, यानी गुड फेथ को अपनाएं। इसके लिए वो कहती है महिलाओं को घर से बाहर निकल के काम करना होगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना होगा, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होगा। वो महिलाओं को कहती है कि आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैन के ऊपर आपकी जो डिपेंडेंस है उसे खत्म कर सकती हो। रेडिकल फेमिनिज्म देखो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ जेंडर डिस्कस कर लिया है और कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की डिस्कस कर लिया है। रेडिकल फेमिनिज्म का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर्सनल इज पॉलिटिकल। 1960s में जब वेव चल रही थी रेडिकल फेमिनिज्म की, तो ये स्लोगन बहुत ज्यादा चला था, पर्सनल इज पॉलिटिकल। सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कैरोल हेनिस के द्वारा, ये जर्मनी की एक फेमिनिस्ट हैं। एक्चुअली उसमें पॉलिटिकल डोमेन जो था वो लेफ्ट थिंकर्स के द्वारा डोमिनेटेड था, या फिर लेफ्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के द्वारा डोमिनेटेड था। तो इन्होंने वुमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को गिनवाना स्टार्ट किया, तो लेफ्ट थिंकर्स ने बोला अरे भैया ये क्या बोलने लगे, आप जो बोल रही हो वुमन के इश्यूज वो पर्सनल इश्यूज हैं, आप पर्सनल इश्यूज को अलग रखिए, पॉलिटिकल इश्यूज को अलग रखिए। तो उस समय लेफ्ट थिंकर्स के द्वारा ये बोला गया कैरोल हेनिस को, जो कि फेमिनिस्ट हैं। तो इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने कहा अरे पर्सनल इज पॉलिटिकल, वुमन की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हैं। इन्होंने ये जवाब दिया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया इस फ्रेज को पर्सनल इज पॉलिटिकल। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि ये स्लोगन निकल के कहां से आया। अब आगे देखते हैं कैरोल हेनिस ने किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया, या फिर बाकी जो फेमिनिस्ट हैं उन्होंने भी अपने व्यू किस प्रकार से ऐड किए इस स्लोगन के बारे में, पर्सनल इज पॉलिटिकल। देखो, इसका मतलब ये है पॉलिटिक्स, पावर, स्ट्रगल, डोमिनेशन। वैसे तो लगता यह है कि ये सब जो चीजें हैं वो पब्लिक स्फीयर में होती हैं, पॉलिटिक्स, पावर, स्ट्रगल, डोमिनेशन, लगता है ना इन सब वर्ड से कि ये सब जो चीजें हैं वो पब्लिक स्फीयर में होती हैं, लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट ये बोलते हैं ये सब चीजें पर्सनल स्फीयर में भी होती हैं। इवन फैमिली रिलेशंस में भी पॉलिटिक्स, पावर, स्ट्रगल, डोमिनेशन देखने को मिलता है। मेल का डोमिनेशन होता है फीमेल के ऊपर, फैमिली में भी वायलेंस होता है, फैमिली में भी पॉलिटिक्स चलती है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट का ये कहना है अगर देखो पर्सनल को पॉलिटिकल से अलग करके रखा जाता है तो इससे वुमन का और ज्यादा नेग्लेक्ट होता है। एक फेमस रेडिकल फेमिनिस्ट है सिंथिया इनलो, ये एक क्वेश्चन रेज करती है, वेयर आर वुमन। ये कहती है वुमन ना तो देखो पॉलिटिकल थ्योरी में मिलती है ना ही पॉलिटिक्स में मिलती है। पॉलिटिक्स में वुमन को इग्नोर करने की शुरुआत हो गई थी एरिस्टोटल के विचारों से। याद कीजिए, एरिस्टोटल वुमन को सिटीजनशिप भी नहीं देते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि वुमन को घर के अंदर 4 दीवारों में रहना चाहिए। अगर देखो वुमन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो उनके जो कंसर्न्स हैं वो भी तो नहीं एड्रेस होंगे ना। जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिटिक्स में उन लोगों के कंसर्न्स अच्छे से एड्रेस हो जाते हैं। सिंथिया इनलो कहती है वेयर आर द वुमन। पॉलिटिक्स आप उठा के देखिए वुमन कितनी कम है, वो है नहीं पॉलिटिक्स में, इस वजह से उनके कंसर्न्स भी एड्रेस नहीं होते। आप कुछ क्लासिकल थिंकर्स को छोड़ दीजिए, आप प्लेटो को छोड़ दीजिए। प्लेटो ने तो काफी अच्छे विचार रखे थे वुमन के बारे में, उनको इवन फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेटो एज फर्स्ट फेमिनिस्ट। इवन जे.एस. मिल्सन, उनके भी काफी अच्छे विचार थे वुमन की स्टेटस के बारे में, वुमन की कंडीशंस के बारे में, प्रोग्रेसिव विचार थे। इसके अलावा देखो कोई भी थिंकर देख लीजिए जिसने वुमन के बारे में बोला हो, इवन मार्क्स ने भी वुमन के बारे में कुछ नहीं बोला है। एक और फेमस रेडिकल फेमिनिस्ट है सुसैन मोलर ओकिन। सुसैन मोलर ओकिन की बुक का नाम है जेंडर जस्टिस एंड फैमिली। जेंडर जस्टिस एंड फैमिली, अपनी इस बुक में 4 इंप्लीकेशंस बताए जाते हैं इनके द्वारा टर्म पर्सनल इज पॉलिटिकल के। सबसे पहला इंप्लीकेशन इनके द्वारा बताया जाता है पर्सनल इज पॉलिटिकल का, वही बात देखो ये सब चीजें वायलेंस, स्ट्रगल, सबऑर्डिनेशन, डोमिनेशन, ये सब चीजें फैमिली में भी होती हैं। वुमन को वायलेंस का सामना करना पड़ता है ना सिर्फ पब्लिक स्फीयर में बल्कि फैमिली के अंदर भी। आप एग्जांपल ले सकते हो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 का।
देखो हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना 2006 में, ये सबूत है एक प्रकार से। सरकार भी मानती है कि फैमिली में वायलेंस होता है, यानी पर्सनल इज पॉलिटिकल। सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है इस बात से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 की सहायता से। तो ये पहली इंप्लीकेशन है सुसैन ओकिन मोलर के द्वारा पर्सनल इज पॉलिटिकल टर्म की। अगर हम बात करें दूसरी इंप्लीकेशन की, सुसैन मोलर ओकिन देखो ये कहती हैं, ये एज्यूम करना गलत है कि स्टेट इंटरवीन नहीं करता फैमिली के अंदर। इनके अनुसार स्टेट फैमिली के अंदर इंटरवीन करता है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में पर्सनल लॉज बने हुए हैं, खास करके हिंदू धर्म से संबंधित आपको पता है पर्सनल लॉज की कोडिंग हुई है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, सक्सेशन एक्ट। तो ये सब एग्जांपल्स हैं कैसे स्टेट इंटरफेयर करता है फैमिली के अंदर। लेकिन सुसैन मोलर ओकिन ये कहती है स्टेट एक खुद ही इंस्टीट्यूशन है पैट्रियार्की का, यानी स्टेट पैट्रियार्की को प्रमोट करता है। इसी वजह से जो भी कानून बनाए गए हैं वुमेन के लिए, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है वुमेन के लिए, जानबूझ के ऐसे कानूनों में लूप होल रह जाते हैं और इसी वजह से वास्तव में वुमेन की जो सिचुएशन है समाज में ऊपर नहीं उठ पाती। तो ये दूसरी इंप्लीकेशन है पर्सनल इज पॉलिटिकल की सुसैन मोलर ओकिन के द्वारा। अब तीसरी इंप्लीकेशन की बात करते हैं। सुसैन मोलर ओकिन तीसरी इंप्लीकेशन में ये कहते हैं फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पैट्रियार्की। फैमिली पैट्रियार्की का पहला इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि देखो रेडिकल फैमिलीज के अनुसार जो हेटेरोसेक्सुअल फैमिलीज होती हैं, यानी हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, एक मेल एक फीमेल, इस प्रकार की जो फैमिलीज होती हैं, इन फैमिलीज में बच्चा देखता है कैसे उसकी मदर के ऊपर फादर का डोमिनेशन होता है। फैमिलीज में बच्चों को देखा जाता है कैसे उसकी मदर को दबाया जा रहा है, कैसी उसकी मदर जो है सारा घर का काम करती है, फादर की चलती है और फादर के सारे जो ऑर्डर्स हैं वो माने जाते हैं मदर के द्वारा। तो बच्चे को ये लगता है ये नॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल है कि मेल की चलती है और फीमेल की नहीं चलती है, मेल का डोमिनेशन रहता है फीमेल के ऊपर। ये कॉमन सेंस है, बच्चे को ऐसा लगता है। जब बच्चा फैमिली के अंदर ये सब कुछ देखता है और बाद में सोसाइटी में निकलता है, सोसाइटी में भी उसे इसी प्रकार की चीजें दिखती हैं, तो उसे नॉर्मल लगता है कि हाँ ये तो मैंने फैमिली में देखा था और समाज में भी देखा, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो पैट्रियार्की की जो शुरुआत है वो हो जाती है फैमिली से। इसलिए रेडिकल फैमिलीज ये कहते हैं हेटेरोसेक्सुअल जो फैमिलीज है उनका कंसेप्ट बंद होना चाहिए, फीमेल फीमेल आपस में रहे, मेल मेल आपस में रहे। होमोसेक्सुअल फैमिलीज का कंसेप्ट होना चाहिए रेडिकल फैमिलीज के हिसाब से। अगर देखो फीमेल फीमेल आपस में रहेंगी, बच्चा साथ में रहेगा, बच्चा देखेगा कि बराबर है, उसको कुछ लगेगा नहीं कि कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो समाज में भी जब इस प्रकार से कुछ गलत होगा तो उसको कॉमन सेंस नहीं लगेगा, बच्चा विरोध करेगा कि मैंने तो ऐसा देखा नहीं, मैंने तो इक्वालिटी देखी थी, लेकिन समाज में कुछ गलत हो रहा है तो बच्चा विरोध करेगा समाज में आगे, और ये जो कंसेप्ट है पैट्रियार्की का वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथी इंप्लीकेशन की। चौथी इंप्लीकेशन वैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सुसैन मोलर ओकिन चौथी इंप्लीकेशन में कहती है देखो स्किल्स ज़्यादा हासिल कर नहीं पाती महिलाएं, और इस वजह से जब वो जॉब मार्केट में जाती हैं उनकी ज़्यादा अच्छी जॉब लगती नहीं है, लगती है तो उनकी वेजेस काफी ज़्यादा कम होते हैं, और वेजेस कम होते हैं तो इस वजह से उनका सबऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी मैन जो है वो डोमिनेट करने लगता है वुमेन के ऊपर। ये चौथी इंप्लीकेशन है। तो इस प्रकार से हमने पर्सनल इज पॉलिटिकल कंसेप्ट को भी जान लिया। नेक्स्ट रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर एक चौथा कंसेप्ट भी है, इसमें तो बस काइंड ऑफ दो लाइनें हैं, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। ये कंसेप्ट है आयरिस मैरियन यंग का। देखो एक कंसेप्ट होता है जो ह्यूमन राइट्स के टॉपिक में आएगा, यूनिवर्सल सिटीजनशिप। ये क्या कंसेप्ट है? देखो जब माइग्रेंट्स किसी दूसरे देश में जाते हैं, मान लीजिए सीरिया से माइग्रेंट्स गए जर्मनी में, तो जो सीरिया से माइग्रेंट्स गए हैं जर्मनी में, वहाँ पर उनके राइट्स गारंटीड होंगे, यानी राइट्स होंगे ह्यूमैनिटी के आधार पर। ये नहीं देखा जाएगा जर्मनी में जो माइग्रेंट्स आए हैं वो दूसरे देश के हैं, जर्मनी के नहीं हैं, उनको भी वही राइट्स दिए जाएंगे जो कि जर्मनी के लोगों के पास हैं, क्योंकि ये देखा जाएगा माइग्रेंट्स भी आखिरकार ह्यूमन है, यानी सिटीजनशिप जो है वो यूनिवर्सल है, किसी एक देश तक सीमित नहीं है, इसलिए सभी लोगों को ह्यूमन समझ के इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। ये कंसेप्ट है यूनिवर्सल सिटीजनशिप का। लेकिन आयरिस मैरियन यंग ये कहती है देखो महिलाओं को बहुत ज़्यादा यातनाओं का सामना करना पड़ा है, वुमेन एक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज सेक्शन है, तो इसलिए वुमेन के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। वुमेन को आप इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, उनको कुछ फेवर दो, उनको स्पेशली ट्रीट करो, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है। अगर आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, जैसे देखो रिजर्वेशन सिस्टम है काइंड ऑफ, ये भी एक एफर्मेटिव एक्शन है ना, स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है कुछ कमिटीज को, क्योंकि पास्ट में उनके साथ गलत हुआ था, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन एक टाइप है एफर्मेटिव एक्शन का, एफर्मेटिव एक्शन के और भी काफी टाइप हो सकते हैं, और इसीलिए आयरिस मैरियन यंग के द्वारा कहा जाता है वुमेन को स्पेशली ट्रीट करने की आवश्यकता है, उनको इक्वल ट्रीट मत कीजिए, उनको स्पेशल ट्रीट कीजिए, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत सारी यात्राओं को झेला है। अगर अभी आप उनको स्पेशली ट्रीट करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप मैन और वुमेन के बीच जो डिफरेंसेस हैं उनको इक्वलाइज कर रहे हो। तो ये कंसेप्ट है, वैसे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, दो ही लाइनें थी इस कंसेप्ट में, आप कोट कर सकते हो, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वेव की। थर्ड वेव चली 1980 से लेके अभी तक, समझ रहे हो ना? पहली वेव चली थी कब से कब तक? 19th सेंचुरी से लेके 1960s तक, लिबरल और सोशल फेमिनिज्म की। और दूसरी वेव में रेडिकल फेमिनिज्म, ये वेव चली 1960 से लेके 80s तक। और तीसरी वेव 80 से लेके अभी तक, इसमें है पोस्ट फेमिनिज्म। पोस्ट फेमिनिज्म का देखो कंसेप्ट सिंपल है, ये कहती है कि रेडिकल फेमिनिज्म ने जो बातें बोली वो आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। रेडिकल फेमिनिज्म में बहुत कुछ बोला कि वुमेन को ऑप्रेस किया गया है, लेकिन आज के समय में वेस्टर्न सोसाइटीज में खासकर वुमेन जो है वो लिबरेट हो चुकी है, अब इक्वलिटी आ चुकी है। अब वेस्टर्न सोसाइटीज में ऐसा कुछ नहीं है कि मैन जो है वो डोमिनेट कर रहा है वुमेन पर, यानी सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। पोस्ट फेमिनिस्ट ये भी कहती है कि महिलाओं को अपना जो वुमनहुड है, यानी जो नारीत्व है, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब नारी जैसे जो गुण है महिलाओं में, फॉर एग्जांपल सुंदरता, बल्कि इसे सेलिब्रेट करना चाहिए महिलाओं को, और मैन के सामने सुंदर दिखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। दे मस्ट बी प्राउड ऑफ दिस। ऐसे आप समझ रहे हो ना? पोस्ट फेमिनिस्ट का कहना है जो फेमिनाइन क्वालिटीज हैं महिलाओं के पास, फॉर एग्जांपल पेशेंस, पीस, काइंडनेस, इन फेमिनाइन क्वालिटीज में महिलाओं को गर्व होना चाहिए और उन्हें इन सब क्वालिटीज को सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। पोस्ट फेमिनिस्ट की थिंकर है सुजैन फ्लूदी, ये याद रखिएगा, सुजैन फ्लूदी सेकुलर है पोस्ट फेमिनिज्म की, और इनकी बुक का नाम है बैकलेस। इसके बाद देखो चार छोटे छोटे और भी स्कूल्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे एक है इको फेमिनिज्म। सबसे पहले है इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म की सेकुलर है वंदना शिवा। 5 बातें हैं इको फेमिनिज्म से संबंधित। इनका कहना है मैन दोनों को एक्सप्लोइट करता है, मैन नेचर को भी एक्सप्लोइट करता है, मैन वुमन को भी एक्सप्लोइट करता है। वुमन जो है वो नेचर के ज़्यादा करीब है एज कंपेयर टू मैन। मैन नेचर के उतने करीब नहीं है जितना वुमन नेचर यानी प्रकृति के करीब है। नेक्स्ट पॉइंट इनके द्वारा बोला जाता है एक्चुअल में जो नेचर है वो वुमन है, क्योंकि नेचर में काफ़ी सारी ऐसी क्वालिटीज हैं, प्रकृति की काफ़ी सारी ऐसी क्वालिटीज हैं, वही क्वालिटीज वुमन के पास भी हैं। तो एक्चुअल में जो नेचर है वो वुमन है, और इन्वायरमेंट का जब देखो डिग्रेडेशन होता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो महिलाओं को होता है। लास्ट पॉइंट वंदना शिवा के द्वारा ये बोला जाता है, क्योंकि देखो वुमन का जो नेचर है वो कंजर्वेशन वाला है, यानी वुमन कंजर्वेशन में विश्वास रखती है। तो इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप महिलाओं को इंपावर नहीं करते, यानी इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं है महिलाओं को इंपावर करे बिना। अगर आप महिलाओं को इंपावर करते हो तो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन अपने आप हो जाएगा, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन अपने आप हो जाएगा, इसलिए महिलाओं को इंपावर करने की आवश्यकता है। उसके बाद है ब्लैक फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म से संबंधित सेकुलर्स हैं बेल हुक्स और एंजेला डेविस।
इन्होंने एक सिंपल बात ये बोली थी कि आप व्हाइट वुमन को कंपेयर नहीं कर सकते ब्लैक वुमन के साथ। यानी ब्लैक वुमन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं व्हाइट वुमन से। ब्लैक वुमन को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है व्हाइट वुमन की अपेक्षा करते हैं। उसके बाद स्कूल है पोस्ट कलोनियल फेमिनिज्म। पोस्ट कलोनियल फेमिनिज्म से संबंधित सेकुलर्स हैं चंद्रा मोहंती दलपड़े सरोजनी साहू। इन्होंने एक सिंपल बात ये बोली, पोस्ट कलोनियल सोसाइटीज़ में महिलाओं की जो प्रॉब्लम है अलग है वेस्टर्न वर्ल्ड की सोसाइटी से। देखो पोस्ट कलोनियल सोसाइटीज़ कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, 1947 में आज़ाद हुआ। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ की कॉलोनी थे और आज़ाद हुए एक निश्चित समय पर, वो हैं पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं। तो इन सोसाइटीज़ में महिलाओं की प्रॉब्लम अलग है और महिलाएं ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करती हैं, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में ट्रिपल बर्डन होता है महिलाओं के ऊपर। जेंडर का बर्डन तो होता ही है, इसके अलावा रेस का भी बर्डन होता है, नियो कॉलोनिज्म का भी बर्डन होता है। नियो कॉलोनिज्म का कंसेप्ट हम आईआर में डिटेल से जानेंगे। सिंपल मतलब देखो नियो कॉलोनिज्म का ये है, वैसे औपचारिक रूप से कॉलोनिज्म अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसीज वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसीज इस प्रकार से हैं कि वो अभी भी कई सारे देशों को लूट रही हैं। लूटने का तरीका बदल चुका है, समझ गए? यानी पहले देखो जब इंडिया गुलाम था ब्रिटेन का, उस समय डायरेक्टली लूटा जाता था इंडिया को। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसीज इस प्रकार से हैं कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को लूट रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज इस प्रकार की हैं, ये कंसेप्ट हम बाद में समझेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये जानिए पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म से संबंधित सेकुलर्स का ये मानना था पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में महिलाओं की जो प्रॉब्लम है वो अलग है वेस्टर्न सोसाइटीज की महिलाओं से, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में महिलाओं के ऊपर 3 तरह के बर्डन होते हैं। जेंडर का बर्डन तो होता ही है, इसके अलावा रेस का भी बर्डन होता है और नियो कॉलोनिज्म का भी बर्डन होता है। अब लास्ट स्कूल है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट है जूडिथ बटलर। इनका देखो ये मानना है वुमन जो है वो अपने आप में एक डिबेटेबल कैटेगरी है, कोई सिंगल बेसिस नहीं है वुमन को डिफाइन करने का, कोई सिंगल मेथड नहीं है वुमन की प्रॉब्लम से डील करने का। जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है भाषा की सहायता से, यानी लैंग्वेज की सहायता से जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अदरवाइज वुमन की प्रॉब्लम्स से डील करने का कोई एक सिंगल मेथड नहीं है, ना कोई एक सिंगल बेसिस है किस प्रकार से वुमन को डिफाइन किया जाए। तो ये बेसिक बातें हैं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की। तो इस प्रकार से हमने फेमिनिस्ट एथिक्स को जाना। देखो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी, क्या इतना सब कुछ याद रखने की आवश्यकता है? देखो बिल्कुल भी नहीं। वो थिंकर्स के जो नाम आते हैं जो अभी लेक्चर में आए थे, इतने सारे थिंकर्स के नाम, वो तो आपको बिल्कुल भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कंसेप्ट आप याद रखिएगा, जैसे जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, पैट्रियार्की का क्या कंसेप्ट है, पर्सनल इज पॉलिटिकल का क्या कंसेप्ट है, और इन्वायरमेंट और वुमन का आपस में क्या लिंकेज है। ये कंसेप्ट आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक एक कंसेप्ट पे पूरा का पूरा ऐसे पूछा जा सकता है और एथिक्स में तो डेफिनेटली इनका यूजेस है ही। फिर से बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा थिंकर्स के जो नाम आए हैं उनको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप कंसेप्ट याद रखिएगा, सिर्फ खास करके 4 कंसेप्ट, पर्सनल इज पॉलिटिकल वाला कंसेप्ट, जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, पैट्रियार्की का क्या कंसेप्ट है, और वुमन और इन्वायरमेंट का आपस में क्या लिंक है। तो इसी के साथ हमारा ये नॉर्मेटिव एथिक्स की जो थ्योरी है सारी, एजेंट थ्योरी हमने डिस्कस की, एक्शन थ्योरी डिस्कस की, डोंटोलॉजी थ्योरी डिस्कस की, और टेलियोलॉजी के अंदर ये सारी जो थ्योरीज थी इनको बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया। तो थोड़ा हमने ज़्यादा ही डिटेल से कवर किया, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज सही रहती है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। लेक्चर को खत्म करने से पहले एक बार फिर से बड़ी पिक्चर हम देख लेते हैं। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, एथिक्स की मेनली 4 डायमेंशंस हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स, एप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स और एप्लाइड एथिक्स को हमें डिटेल से स्टडी करना है, डिस्कस करना है। नॉर्मेटिव एथिक्स को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट डायमेंशन हमें डिस्कस करनी बाकी है एप्लाइड एथिक्स के अंदर। इन सब डायमेंशंस को हम कवर करेंगे। और देखो ये तो काफी आसान है, थ्योरीज को हमने थोड़ा ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया है, लेकिन जैसे पहले मैंने आपको बताया बेशक थोड़ा ज़्यादा कवर हो जाए, छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको एक दो थ्योरी थोड़ी मुश्किल लगी भी हो तो इतना ज़्यादा डिटेल से यूपीएससी पूछेगी नहीं। बेसिकली आपको समझ में आ गया तो आसान ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी, इतना आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो तो सिंपल है बिल्कुल ही, जैसा शुरुआत में सिंपल टॉपिक्स आए थे ना, अब फिर से सिंपल टॉपिक्स आएंगे, और ये जो थ्योरीज हैं ऐसे थ्योरीज अब एक बार नहीं आएंगी। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, एथिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इस टॉपिक में अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? इस टॉपिक में अभी तक हम डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और मेटा एथिक्स इनको कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, और अभी हमारा बाकी है सिर्फ एप्लाइड एथिक्स। एप्लाइड एथिक्स में ये जो मेन डायमेंशंस हैं इनको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स ये कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो देखो आगे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स छोटे छोटे हैं। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी भी था और इसके साथ साथ इस टॉपिक में थ्योरेटिकल पार्ट भी कुछ ज़्यादा ही था और कुछ हमने थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल से डिस्कस किया। खैर अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लाइड एथिक्स से। एप्लाइड एथिक्स जो कि चौथी डायमेंशन है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में, इस चौथी डायमेंशन से अब हम स्टार्ट करते हैं। एप्लाइड एथिक्स का देखो सिंपल मतलब है एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। ध्यान से सुनिएगा, एप्लाइड एथिक्स का सिंपल मतलब है एथिक्स की एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में। स्पेसिफिक कंटेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे काफ़ी बार सिविल सर्विसेज में एथिक्स की हम बात करते हैं, तो ये एप्लाइड एथिक्स है। एथिक्स की एप्लीकेशन है सिविल सर्विसेज की फील्ड में। ऑर्गेनाइजेशन के अलावा देखो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट यहाँ पे कोई प्रोफेशन भी हो सकता है, जैसे काफ़ी बार लॉयर्स के लिए या फिर डॉक्टर्स के लिए हम एथिक्स की बात करते हैं, तो ये एक एप्लाइड एथिक्स है। जब हम वकीलों के फील्ड में या फिर डॉक्टर्स के फील्ड में एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स की एप्लीकेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। स्पेसिफिक कंटेक्स्ट यहाँ पर कोई सेक्टर भी हो सकता है। मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल देता हूँ एप्लाइड एथिक्स के, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स, मीडिया एथिक्स, स्पोर्ट्स एथिक्स, इन्वायरमेंट एथिक्स, एथिक्स इन सिविल सर्विसेज, हेल्थ या फिर बायो एथिक्स, ये सब एग्जांपल्स हैं एप्लाइड एथिक्स के। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ तौर पर एथिक्स की एप्लीकेशन है किसी प्रोफेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी सेक्टर में। अगर स्पेसिफिक एग्जांपल्स की हम बात करें, जैसे सरोगेसी एक स्पेसिफिक एग्जांपल है बायो एथिक्स का, उसी प्रकार से यूथनेशिया स्पेसिफिक एग्जांपल है बायो एथिक्स का या फिर हेल्थ की फील्ड में एथिक्स का। जीएम कोड्स एक स्पेसिफिक एग्जांपल है इन्वायरमेंटल एथिक्स का। अब देखो इनको एक करके हम डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, मीडिया एथिक्स क्या है, स्पोर्ट्स एथिक्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की। प्रोफेशनल एथिक्स डील्स विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू एनी प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन हो, लीगल प्रोफेशन हो, हेल्थ प्रोफेशन हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, इंजीनियरिंग हो, बिजनेस हो, किसी भी प्रोफेशन से संबंधित एथिकल स्टैंडर्ड्स को डील किया जाता है प्रोफेशनल एथिक्स में। जैसे ऑलमोस्ट हर एक प्रोफेशन में ये एक्सपेक्ट किया जाता है किसी से भी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी, कमिटमेंट, रिस्पांसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। लीगल प्रोफेशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो अगर कोई वकील किसी टेररिस्ट को, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिस पे टेररिज्म का आरोप है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिस पे
नक्सलाइट होने का आरोप है और उसको अगर बचाया जाता है वकील के द्वारा तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ये उस वकील के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है। उस वकील के प्रोफेशनल एथिक्स ये कहते हैं कि वो पूरी पूरी कोशिश करें अदालत में अपने क्लाइंट को डिफेंड किया जाए। हाँ, एक बात यहाँ पर, वकील गलत ढंग से नहीं बचाएगा अपने क्लाइंट को। अपने क्लाइंट को बचाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करके, रॉन्ग फैक्ट्स का यूज करके या फिर जाली दस्तावेजों का यूज करके, ये गलत है प्रोफेशनल एथिक्स की। बस उसी प्रकार से देखो, कोई मान लीजिए आतंकवादी घायल हुआ है, जैसे 26/11 मूवी आपने देखी होगी, मुंबई हमला जो हुआ था, तो उसमें कसाब घायल होता है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है, तो डॉक्टर कहता है नहीं इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकते, लेकिन कमिश्नर कहता है कि नहीं, मुझे अभी वो पर्सन ऑफिस में चाहिए, उससे पूछताछ करनी है कितने आतंकवादी आए हैं मुंबई में। तो यहाँ पर बोला जाता है पुलिस कमिश्नर के द्वारा कि हाँ, ये डॉक्टर्स का एथिक्स है कि डॉक्टर नहीं देखते कि मरीज कौन है, आतंकवादी है या फिर कोई भी पर्सन है, पॉलिटिकल लीडर है, कोई पब्लिक ऑफिसर है, कोई भी है, डॉक्टर का काम है जिंदगी बचाना। तो डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर पर्सन को नहीं देखता किसका वो इलाज कर रहा है, यही मेडिकल एथिक्स है। एक डॉक्टर और मरीज का जो रिश्ता होता है वो इन एथिक्स पर, इन वैल्यूज पर आधारित होता है, जैसे डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ट्रस्टफुलनेस, कंपैशन, एम्पैथी, सर्विस। इन सभी वैल्यूज का देखो आप इस्तेमाल कर सकते हो। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, ये जो हम इंक्लूड कर रहे हैं अप्लाइड एथिक्स में, इन पर यूपीएससी के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एनवायरमेंट एथिक्स के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मीडिया एथिक्स के बारे में भी पूछा है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये एक और एग्जांपल आपके सामने है प्रोफेशनल एथिक्स।